पिछले क्लास में कुछ शेडिंग भी था क्या? फिर हीरिंग डालिए तो। लिखेंगे हाउ टू राइट Lewis structure of a given molecule or polyatomic ion. How to write Lewis structure of a given molecule or polyatomic ion. सबसे पहले आप हेडिंग क्या डाले हैं इसको समझिए। बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला है? वाटर का। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर ना बनाएंगे जो कि तो किसी मॉलिक्यूल का जब आप डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन एटम कहाँ रहेगा, इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, उस पर कितना लोन पेयर रहेगा, इन सब चीज़ों को जब आप स्पष्ट रूप से दिखाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस स्ट्रक्चर। तो ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसको बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि आप बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे तो वहाँ पर बहुत उलझन आती है, फिर आपसे बनेगा नहीं जब तक कि हम उसको प्रॉपर वे में सीख ना लें। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसको ध्यान में रखकर आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। देखो यदि कोई भी चीज तुमको दिया गया, कोई मॉलिक्यूल दिया गया या पॉलीएटॉमिक आयन दिया गया और आपसे कहा जाता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप सेंट्रल एटम को चुनिए। सेंट्रल एटम को लीजिए पहले, और उसके बाद जो एटम बचता है उसके अराउंड सजा दीजिए। जैसे यदि आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले तो आप एटम को अरेंज करेंगे। एटम को अरेंज करने के दौरान आपका सबसे पहला टारगेट होगा कि हम सेंट्रल एटम को ढूंढें कि कौन है। बताइए तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम लेने का तरीका आपको बताया गया था। वह एटम सेंट्रल एटम होता है जो अधिक से अधिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और आप यह भी याद कीजिए, जो जितना ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो उतना बीच में रहेगा, और जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या कम होती जाएगी वो वैसे वैसे साइड होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। जो सबसे कम बॉन्ड बनाएगा वो सबसे बाहर, जो उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके अंदर, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके अंदर, यानी सेंटर में रहेगा। यानी सबसे पहला काम हमारा है कि हम सेंट्रल एटम को चुन लें और उसके अराउंड सारे सराउंडिंग एटम को अरेंज कर दें, सजा दें। क्लियर है ये? तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, टेक द सेंट्रल एटम and arrange surrounding atom surrounding atoms around it। सबसे पहला काम है कि आप सेंट्रल एटम को चुनिए और उसके बाद सारे सराउंडिंग एटम को उसके अराउंड सजा दीजिए। बस ये पहला काम। सेंट्रल एटम को चुनने का तरीका आपको भरवली बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, देखो जब आप किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल ही हो। जैसे देखिए आप H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, HNO3 एक मॉलिक्यूल है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का ही स्ट्रक्चर आपको बनाने दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको पॉलीएटॉमिक आयन का भी निर्माण करना पड़े। तो पॉलीएटॉमिक आयन का निर्माण मतलब हम ये कह रहे हैं जैसे आप NO3- का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं,
आप CO3 2- का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये पॉली एटॉमिक आयन कहलाता है क्योंकि इस एक आयन में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का। जैसे हम यदि Na+ की बात करें तो ये मोनो एटॉमिक आयन, वो अकेला है, उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जहां पर दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ेंगे तो जरूर डेफिनेटली वो किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। तो उन सब चीजों को दर्शाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, मतलब इस टाइप के आयन के केस में कभी हो सकता है कि आपको माइनस चार्ज मिले, हो सकता है कभी आपको प्लस चार्ज मिले, हो सकता है कभी आपको 2 माइनस मिले, कभी 3 माइनस मिले। तो चार्ज पार्टिकल भी आपको यहाँ मिल सकता है पॉली एटॉमिक आयन के केस में। तो जो दूसरा रूल है वो ये कहता है, या जो दूसरा बात है इसका जिसके मदद से आप इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पॉली एटॉमिक आयन के केस में, सुनिएगा ध्यान से, पॉली एटॉमिक आयन के केस में निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर प्लेस होगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर प्लेस्ड होगा। तो लिखेंगे, इन केस ऑफ polyatomic ion, in case of polyatomic ion, negative charge is generally placed on more electronegative atom and positive charged is generally placed on less electronegative atom। हो सकता है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझे हो, आप इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखो क्या हम कह रहे हैं। इसको आप दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको अभी उतारना नहीं है, सिर्फ दिमाग में सेट करना है, क्योंकि किसी खास एग्जाम्पल के लिए ये बात नहीं है, ये हर एग्जाम्पल के लिए बात है। तो आपको दिमाग में ये सेट रखना पड़ेगा हमेशा यदि आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो। जैसे हम यदि NO2+ की बात करें और एक बार NO2- की बात करें, दोनों आयन बनता है। बताइए तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, कौन होगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन 3 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन तो केवल 2 ही बनाता है। वैसे भी जो कम संख्या में होता है वही जनरली सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा। यहाँ भी सेम होगा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा। बताइए वहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कितनी संख्या में है? एक, केवल एक ही ना पॉजिटिव है। तो क्या लगता है कि एक एक पॉजिटिव हर जगह पड़ जाएगा? एक पॉजिटिव है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्लेस होगा? ये प्लेस होगा इसमें जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया है द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज क्लोरीन, एंड देन सेकंड पोजीशन पर कौन आता है? ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव में फ्लोरीन सबसे हाई ऊंचा पर है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सेकंड स्थान पर ऑक्सीजन आता है और थर्ड पर नाइट्रोजन आता है। वैसे भी लेफ्ट राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, पहले नाइट्रोजन मिलेगा बाद में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का कम होगा। तो बताइए ये पॉजिटिव चार्ज किस पर प्लेस होगा? नाइट्रोजन पर, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि पॉजिटिव चार्ज इज जनरली प्लेस्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज जनरली प्लेस्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। यदि आप NO2- बना रहे हैं तब आप माइनस कहाँ देंगे? ऑक्सीजन पर, चाहे इस पर या उस पर, किसी एक पर एक माइनस पड़ेगा। मान लो यहाँ दे दिए तो वहां नहीं देंगे, वहां दिए तो
यहाँ नहीं देंगे, आगे का काम जो देखेंगे आगे क्या क्या रूल है। समझ में आया कि ये क्या कहा जा रहा था। देखेंगे पॉइंट नंबर 3, सराउंडिंग एटम्स will have complete its octet always। तीसरा पॉइंट इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटा लेकिन बहुत जरूरी चीज। देखिए, पिछला दिन जब आप फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एक बात बताया गया था कि सेंट्रल एटम में कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रहता है, कभी 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी रहता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल को जिन बहुत केस में फॉलो नहीं करता है मॉलिक्यूल या सेंट्रल एटम। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सेंट्रल एटम भले 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख रहा हो, लेकिन सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट हमेशा पूरा होना चाहिए। सराउंडिंग एटम्स विल ऑलवेज हैव कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हर जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम का काम कर रहा है तो हाइड्रोजन थोड़े ना ऑक्टेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन डुएट पूरा करेगा। अरे हाइड्रोजन के लिए डुएट ही क्या है, ऑक्टेट। तो जो 8 पूरा करता है वो 8 पूरा करेगा, जो 2 पूरा करता है वो 2 पूरा करेगा। सुनिए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक्चुअल में इसके साथ प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, एयर का भी फोर्स यदि तेज काम करता है ना तो क्लिक हो जाता है। इतना सेंसिटिव है ये। कभी कभी कपड़ा सड़ जाता है तो उससे हो जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को। हैंग कर गया, उड़ गया, मर गया, हेरा गया, वो जो होगा देख लेंगे। ये हैंग करेगा दूसरा आएगा, दूसरा हैंग करेगा तीसरा आएगा। खाली हम और तुम बचे रहें, ये जरूरी है। इसका क्या है, इसका तो आना जाना लगा रहता है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, एक आदमी बोली सरकारी है। सरकारी तो आजकल कुछ नहीं है, सब प्राइवेट है। चलिए तीसरा हो गया पॉइंट, देखेंगे चौथा। जैसे अभी आप देखे थे नाइट्रोजन के आजू बाजू में ऑक्सीजन था ना, तो आप जब बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से, ये पूरा हो नहीं पाया था बात। जब आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच, तो आप हमेशा प्रयास करना कि सराउंडिंग एटम का पहले ऑक्टेट पूरा करवा देना है। सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाते वक्त ध्यान में आप रखिए ही मत, क्योंकि यदि आप सराउंडिंग एटम का ध्यान रख लिए ना तो सेंट्रल एटम अपने आप उसमें आ जाता है। तो आपको ध्यान किसका रखना है, अगल बगल वाले का। सेंटर वाला तो अपने ध्यान में रहेगा। देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पहले पॉइंट नंबर 4 को सुनिए, आप याद कीजिए, ये पीछे बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बस एक बार लिख के हम खत्म कर देंगे। यदि सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेगा। और यदि सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड का हो तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ सेकेंड पीरियड then it will never have more than 8 electrons in their outermost shell, and if central atom is of third or higher period then it may have more than 8 electrons in their valence shell। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4। अरे यहाँ भी झटम झोटी शुरू कर देती है क्या, नहीं कुछ तो कर की, अरे तुम नहीं की, लिखेंगे।
If central atom is of second period, like carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, then it will never have more than 8 electrons in their outermost shell. अभी पूरा रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिए, दो चार को बताएंगे और उसके बाद बोर्ड पर बुलाएंगे, बनाइएगा बोर्ड पर आकर। सब मुंह से जो भर निकल रहा है ना, भचर भचर जो कर रहे हैं, सब निकल जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 5। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जब आप लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये चार एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट रूल को ना तोड़े, कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में ना हो। जनरली आप ये गलती कीजिएगा नाइट्रोजन के केस में, देखिएगा नाइट्रोजन के केस में कभी कभी आप 5 बॉन्ड बना देते हैं, जो कि गलत है, कभी नहीं होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5 दूना 10, गलत हो जाएगा, ऑक्टेट रूल टूट रहा है वहां पर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है वैकेंट, थर्ड और हायर पीड में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा बॉन्ड बना लेता है और ऑक्टेट रूल को तोड़ देता है, ऐसा आपको पीछे बताया गया था। देखेंगे पॉइंट नंबर 5, लिखा हूं क्या? इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड, पूरा लिख ही देता है। लिखिए तो, इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड और हायर पीरियड, then it may have more than 8 electrons in their valence shell। जैसे सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्लोरीन में रह सकता है, ब्रोमीन में रह सकता है, फास्फोरस में रह सकता है। इस सब में यदि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो भी रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 6, पढ़े क्या? इनऑक्सी एसिड हाइड्रोजन एटम इज linked with ऑक्सीजन एटम। जब भी आप किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तो हाइड्रोजन एटम को किससे जोड़ना है? ऑक्सीजन एटम से। अब यहां पर आप उलझ गए होंगे ऑक्सी एसिड में, आप एक काम कीजिए, यहाँ स्टार लगा के लिख लीजिए ऑक्सी एसिड के बारे में। ऑक्सी एसिड्स आर कंपाउंड containing central atom with oxygen
एंड हाइड्रोजन। ऑक्सी एसिड जो होता है ना, ये कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल एटम के साथ कौन कौन रहता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे H2SO4, इसमें सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर किसके किसके साथ आया है? सल्फर और, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। HNO3 सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आया है। H2CO3 कार्बन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आया है। H3PO4 सेंट्रल एटम है, फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आया है। जब भी आप इन सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। एक आध दो गो मात्र एक्सेप्शनल केस है इसमें, और बाकी सब में सेम चलता है। हाइड्रोजन एटम हमेशा ऑक्सीजन एटम से जुड़ता है। बढ़े आगे। इन ऑक्सी एसिड हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सी एसिड का बात है। और अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, और लास्ट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड is generally avoided but there are some exceptions here. आप ये बात भी नहीं समझे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। जब आप किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का जब आप निर्माण करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको पेरोक्सी बॉन्ड नहीं बनाना है। अब आप लफड़ा यहीं पर है कि पेरोक्सी बॉन्ड ही नहीं समझ रहे कि पेरोक्सी बॉन्ड किसको कहते हैं, तो समझ लीजिए इसको भी। देखो, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो उसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? यही बॉन्ड क्या है? पेरोक्सी बॉन्ड। ध्यान रहे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को हम पेरोक्सी बॉन्ड नहीं कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो उसको हम लोग पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। इसको बोला जाता है पेरोक्सी बॉन्ड। आप कोशिश कीजिएगा कि जनरली हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ना जोड़े, लेकिन यहाँ पर कुछ बात आगे लिखा हुआ है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस हेयर। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसका एग्जाम्पल है एक्सेप्शन में। और परेशान नहीं होना है, इस सारे एक्सेप्शन को हम डिटेल में बताएंगे, सारा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। जैसे H2SO5, H2H2O8, H2O2, CrO5, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है। तो यही 7 बात था जिसको ध्यान में रखकर आप किसी भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन सारे रूल रेगुलेशन को लिखने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आप जब तक प्रॉपर एग्जाम्पल ना कर लो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहा क्या गया और करना क्या है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ आज करेंगे, कुछ आपको करके लाना है, फिर कुछ कल करेंगे। 10-20 एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मिटा दो इसे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो तुम लोग, ठीक है? कल से पढ़ रहे हो ना? अभी 2-3 दिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तीसरा चौथा दिन के बाद खिस्सा करते देखे ना, जो कह रहा होगा उसको कम और जो सुन रहा होगा उसको ज्यादा लगेगा, और अब मार लगेगा। आप लोग को बात से कह रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं।
अति किए किए जा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो बात कहाँ से आ जाती है? नहीं, आपको लगता है कि खिस्सा ज्यादा जरूरी है तो बोलिए, हम 10 मिनट रुक जाते हैं। ऐसे भी हम जनरली आते हैं 21-22 के बाद, 10-20 या 22-23 तक आते हैं। हाँ ठीक है, 30 तक आते हैं। तब तक में आप फड़िया लिया कीजिए ना अपना। 30 तक आते हैं, आगे 30 मिनट हमारे पास टाइम रहता है, उसमें 10 मिनट आप खिस्सा कीजिएगा। तब कहिएगा कि पढ़ाई ही नहीं हुआ। कहिए तो कल से 35 में आते हैं, 5 मिनट और देर कर देते हैं। कर लिया कीजिएगा उसी बीच में खिस्सा जो होगा फड़ियाना। आदत से एकदम लाचार होते जा रहे हैं। अरे आप हमारे साथ 30 से 35 मिनट इफेक्टिवली रह जाइएगा ना, और हम अपना काम कर लिए, उतने में आपका दिमाग औल बोल हो जाएगा। आप जो 50 मिनट खोजते हैं, 50 मिनट खोजते हैं, 5 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट खिस्सा करेंगे, फिर हंसी मजाक होगा, फिर कुछ चाय नाश्ता होगा, फिर खिस्सा होगा, फिर देखेंगे पढ़ेंगे थोड़ा। वैसे पढ़ाई थोड़े होता है। इस 35 मिनट आप कंसंट्रेट नहीं रह सकते, शुरू हो जाते हैं। चलिए अब सीधे काम करते हैं। जैसे मान लो कि हमको सबसे पहले बोला गया कि आप NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। NO2 माइनस कैसे बनेगा, इस पर आपको काम करना है। तो हमारा सबसे पहला काम है, हम सेंट्रल एटम चुने। कौन होगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन। इसके आजू बाजू में सजा देना है सराउंडिंग एटम को, जो बचा वही सराउंडिंग एटम कहलाएगा। क्या यही काम ना करेंगे? दूसरा काम होता है चार्ज को प्लेस करना। पॉजिटिव चार्ज इज जनरली प्लेस्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड इन दिस केस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ऑक्सीजन एटम। अच्छा, हमको लग रहा था पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यहाँ नाइट्रो निगेटिव है। तो निगेटिव है, किस पर प्लेस होगा? ऑक्सीजन पर प्लेस होगा। अभी रुक जाइए, मत उतारिए। अब उस ऑक्सीजन पर निगेटिव दे दिए तो यहाँ नहीं दिखाना है, यहाँ दे देते तो वहां नहीं दिखाना होता। अब जो काम हम पहले करते थे, वो डॉट दिखाते थे, घेरते थे, ऑक्टेट पूरा करवाते थे, वो सब बच्चा वाला काम था, वो सब हुआ, वो सब बहुत हुआ। अब आगे से वो वैसा कोई काम नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कैसे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। और आप थर्ड पॉइंट लिखे हैं कि सराउंडिंग एटम्स विल ऑलवेज हैव कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो हमेशा ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सराउंडिंग एटम पर ही फोकस कीजिए। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना और चाहिए? 2। तो 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा तभी ना पूरा होगा। ये बताओ नाइट्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा, बना दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 6 होता है। एक माइनस चार्ज है। एक माइनस चार्ज है का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तब तो माइनस आया, क्योंकि माइनस चार्ज का तो मतलब ही होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि अपना भी इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो 6 होता है, एक माइनस है तो 7। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? एक। तो ये केवल कितना बॉन्ड बना पाएगा? एक। आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन साथ में ये भी बोला गया था कि जब वो न्यूट्रल रहे तब। चार्ज आने और जाने से एटम का जो कोवैलेंसी होता है वो बढ़ घट सकता है। ऑक्सीजन पर जब आप पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तब ये 3 बॉन्ड बनाने लगता है। ऑक्सीजन पर जब आप कोई चार्ज नहीं देंगे तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन पर जब आप निगेटिव चार्ज देंगे तो वो केवल 1 बॉन्ड बनाता है। रीजन समझ लीजिए। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दिए, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आप। 6 गो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 5 ही बचा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड बना लिया। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई ना निकाले ना डाले, 6 2 8, 2 बॉन्ड बना लिया। निगेटिव चार्ज डाले तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक ही ना बॉन्ड बना पाएगा। और ऑक्सीजन पर यदि 2 माइनस डाल दिए तब, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता ही नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। यानी आप यहाँ पर अब यदि बॉन्ड बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही ऑक्सीजन अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लोन पेयर को दिखाते हैं। 100 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? 4 का पेयर कितना? तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन पर 5, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है।
5 में से 3 बना लिया बॉन्ड, तो बचा कितना? 2। 2 का पेयर कितना? 1। तो यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा। इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 माइनस आया तो हो गया 7। 7 में एक बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? 6। तो यहाँ पर 6 का कितना पेयर बनेगा? 3। अच्छा, इसी 3 पेयर में एक माइनस भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि ये 3 पेयर और प्लस एक और माइनस चार्ज। क्या समझ रहे हैं बात को? इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना, और यही NO2 माइनस का स्ट्रक्चर हुआ। अगला स्ट्रक्चर यदि मैं आपसे कहूं कि आप NO2 माइनस, सॉरी प्लस का बनाइए, तो आप फिर से ऐसे ही बनाएंगे। इस बार पॉजिटिव चार्ज को कहां प्लेस करेंगे? नाइट्रोजन पर। अब ये भी डबल बनाएगा, ये भी डबल बनाएगा। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में बताया गया कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना बना लिया? 4। बनाता है 3, यहाँ क्यों 4 बना लिया? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 होता है। एक पॉजिटिव चार्ज आप प्लेस कर चुके हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बचा 4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 बना लिया। ऑक्सीजन के पास 6 होता है, ये डबल बॉन्ड बना के 8 पूरा कर लिया, ये डबल बॉन्ड बना के 8 पूरा कर लिया। यही हो गया किसका स्ट्रक्चर? NO2 प्लस का। यहाँ पर यदि आप लोन पेयर को दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। यहाँ पर कितना लोन पेयर? तो यहाँ पर, और नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर? नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर है ही नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन था, एक गया, बचा 4। 4 का चारों बॉन्ड बना लिया, तो कहाँ लोन पेयर बचेगा? कहाँ? तो इस बार लोन पेयर नहीं होगा। तो आप देखिए सेम टाइप का चीज लग रहा है, एक बार NO2 प्लस है, एक बार NO2 माइनस है। अब आप ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर में कितना अंतर है। लोन पेयर की संख्या बदल गई है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो प्लेस हुआ है वो बदल गया है। अब आप इन चीजों को कितना सीखे हैं ये एक एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है। इस दोनों को उतार लीजिए और CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर अभी आप बनाइए। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी हम सब का कॉपी चेक करेंगे कि आप कितना सीखे हैं, और पीटेंगे सो अलग। हम इसको बनाएंगे कल बोर्ड पर।